हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन को बताते जाए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो क्लास के रिलेटेड जो अपडेट है आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। एग्जाम का भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो इसको जो है ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और जिसने अभी तक देखिए अपना फॉर्म नहीं भरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना जाके यूपी बीएड वाला अपना फॉर्म भर लीजिए। आज 22 तारीख हो चुकी है, 25 मार्च तक जो है आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, तो क्लास को एक लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कन के बीच होती है, बताइए। आराम करने वाले व्यक्ति की जो नाड़ी की दर है आमतौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कन के बीच होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 75। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर लगभग जो है 60 से 75 धड़कन प्रति मिनट होती है। हृदय में धड़कन के कारण धमनियों में होने वाले हलचल को जो है नाड़ी या नब्ज यानी कि पल्स कहते हैं। ठीक है, रोग की अवस्था में नाड़ी दर कम या अधिक हो सकती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल रहता है उसकी जो है 60 से 75 रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, बताइए। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरू इन्हों जो है थर्मोप्लास्टिक पॉल्यू पॉलीयूरेथेनस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ठीक है, डी वाला आपका जो है सही उत्तर होगा। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को आपका कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए रिक्त स्थान को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एडवर्ड एडलबर्ट को। ठीक है, देखिए विटामिन के आविष्कार के लिए जो है एडवर्ड एडलबर्ट, डोइज एवं हेनरी कार्ल पीटर को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन दिया गया है, एक ही दिया गया है क्या नाम? डोइज एंड डैम, हाँ अच्छा यहाँ पे दिया गया, तो डोइज एंड डैम को जो है पुरस्कार दिया था। इनका पूरा पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा एडवर्ड एडलबर्ट डोइज एवं हेनरी कार्ल पीटर डैम को जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह पुरस्कार डैम को विटामिन के की खोज के लिए तथा डोइज को विटामिन के की रासायनिक संरचना की खोज के लिए जो है दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है चौथा नंबर, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है, बताइए। इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों के शंकरन नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत का कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या हो रहा है उसे छुपाता है, इससे संभवतः क्या कहते हैं, बताइए। तो इससे जो है ट्रोजन
हॉर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, अर्थात उसके वास्तविक कार्य के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 6वां नंबर से ध्यान से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं, बताइए कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कल्याणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, कल्याणी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में पाई जाती है, बताइए मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है जौनपुर वाले जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसके अलावा आजमगढ़ और मऊ जिलों की मिट्टियों में भी पोटास की कमी जो है पाई जाती है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, बताइए चंदौली, औरैया, महोबा या एटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड के अंतर्गत जो है 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है रिक्त स्थान के संग्रहालय में संरक्षित है। किसके संग्रहालय में, कौन से संग्रहालय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ के संग्रहालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का जो मुख है जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है, जिसमें 4 शेर अपनी जो पीठ को एक दूसरे से टच कर कर चारों दिशाओं में बैठे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 10वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है जेजाक भक्ति या जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जो है जाना जाता था। चंदेल वंश की स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में ननुक ने की थी, जिसकी राजधानी आपकी खजुराहो थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 10वां नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। 10वें पे राइट आंसर का उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन सी पत्रिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाल बोधनी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होकर इसको 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित प्रथम पत्रिका बाल बोधनी का संपादन किया था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के रिक्तासान जिले से संबंधित है। कौन से जिले से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे इटावा जिले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका right है। प्रसिद्ध संगीतकार वादक नवाब इनायत खान का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था तथा वे जो है इटावा घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद, ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद जो है आयोजित की गई थी साथियों पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद यानी कि संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता मोगालीपुत्र तीस ने की थी। ठीक है, देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलेंगे, और चैनल पर पहली बार अपनी तारीख को आप तो पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, क्या देगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1935 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, चेम्माचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक है। तो इसका राइट आंसर आपका
हो जाएगा साथियों। अच्छा, कथकली नृत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चेम्माचेरी कुन्नी रमन नायर कथकली नृत्य में रूप के प्रसिद्धि क्या है, नृत्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो आपकी भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आप उस देश की नागरिकता छोड़ेंगे तब जाके आपको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। ठीक है, उसको जो है एकल नागरिकता बोलते हैं। पहला 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। कितने वर्ष से कम बच्चों को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जा सकती हो 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर बताएं कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जा सकते हो अनुच्छेद 55। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली लोकसभा के उपसभापति थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एम अनंत शयानम अयंगर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अच्छा, भारत की प्रथम लोकसभा जो है 1952 से 56 के उपसभापति आपके एम अनंत शयानम अयंगर थे, जबकि प्रथम अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और क्या बोलते हैं विधानसभा के भी जो सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा के जो सदस्य भाग नहीं लेते, इतना रखिएगा। 21 नंबर, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा आपकी सीरियन पाउंड है और भाषा आपकी अरबी है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात कहलाती है, क्यात। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। रियाल ईरान तथा यमन की मुद्रा क्रेन डेनमार्क एवं नॉर्वे की मुद्रा है। ठीक है, रियाल जो है ईरान की, ईरान तथा यमन की मुद्रा है। ठीक है, रियाल जो है किसकी? तो रियाल जो है ईरान तथा यमन की मुद्रा है। क्रोन है ना, क्रोन जो है डेनमार्क एवं नॉर्वे की मुद्रा है। और जो नायरा है ये आपकी नाइजीरिया की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 23वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बताइए, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? बताइए, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती जो है किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाल विवाह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती राजस्थान में
बाल विवाह के विरुद्ध जो आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने सारथी ट्रस्ट यानी कि एनजीओ की जो स्थापना की, जो बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण, बालिका शिक्षा एवं अनाथ बच्चों के लिए कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर देंगे आपका 25वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा उत्तर। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के का निर्माण करती हैं, अर्थात रक्त के थक्के बनाने वाली कोशिकाओं को जो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हवा की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित होकर थक्के का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बात तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देके जाइए। तो हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।